जय हिंद। एसएससी एमटीएस जीके जीएस की क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आपके लिए जो साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रश्नों को आज की क्लास में लेकर आए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। टारगेट जो हम लोग का होता है हमेशा हम लोग फिक्स करके चलते हैं। मेन जो टारगेट होता है वह 25 नंबर का टारगेट जो है हम लोग इसको फिक्स करके चलते हैं। तो ये क्लास जो है आप सभी साथियों के लिए इम्पोर्टेंस होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी हम आप लोग के लिए प्रश्न लेकर आते हैं वह एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस होता है और आप लोगों को हम वो प्रश्न के सही उत्तर बताते हैं, सही तरीका से बताते हैं। सब कुछ जो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो कोटेशन होते हैं, वह चीज़ आप लोग को समझाते हैं, बताते हैं कि कहाँ से प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी है। हेमा मालिनी जो है ये नर्तकी है, मतलब किस चीज़ की नर्तकी है। यहाँ पे देखेंगे कुचिपुड़ी, लावड़ी, भरतनाट्यम और यहाँ पे दिया गया है ओडिसी। तो देखेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। जो भरतनाट्यम है इससे हेमा मालिनी जो है प्रशिक्षित है, इसी की नर्तकी है। ये चीज़ समझ में आ गया। यहाँ पे जो भरतनाट्यम है ये जो है तमिलनाडु का जो है ये एक नृत्य है। क्या है? नृत्य है। तो ध्यान में रखना होगा। ओके, ओडिसी तो उड़ीसा का हो जाएगा। लावड़ी कहाँ का है दोस्तों? तो लावड़ी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ध्यान से आप लोग को बता देते हैं। जो भरतनाट्यम नृत्य है ये तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित एवं प्रसारित किया गया एक नृत्य है। ये चीज़ समझ में आ गया। हेमा मालिनी देख लीजिएगा, यहाँ पे कौन कौन से हैं। हेमा मालिनी है, इसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसी, मृणालिनी साराभाई इस नृत्य की जो प्रमुख नृत्य गणाएं हैं। कौन कौन सा? हेमा मालिनी का नाम याद रखना होगा। इसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसी और मृणालिनी साराभाई का नाम, ठीक है। कुचिपुड़ी बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, अभी आप बताएं। ओडिसी जो है उड़ीसा का नृत्य है। लावड़ी अभी आप लोग को बताएं कि ये कहाँ का नृत्य है, तो महाराष्ट्र राज्य का लोक नाट्य शैली है। और तमाशा भी कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का ही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न, देखेंगे हम लोग सेकेंड प्रश्न। यहाँ पे जो सेकंड प्रश्न है साथियों कि भारतीय संविधान में, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया, ठीक है। भारतीय संविधान में ये डैश शासन का एक कैबिनेट स्वरूप गृहीत किया गया है। तो देखेंगे जो भारतीय संविधान में जो कैबिनेट स्वरूप है ये कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम। तो डी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारतीय संविधान में जो कैबिनेट प्रणाली है ये इंग्लैंड से गृहीत है। कहाँ से गृहीत है? तो इंग्लैंड से गृहीत है, ठीक है। किसी सरकार के उच्च स्तरीय या शीर्ष नेताओं के समूह को क्या कहा जाता है? कैबिनेट कहा जाता है। कोई भी सरकार के जब भी उच्च स्तरीय बैठक होता है वहाँ पे बहुत सारे नेतागण मौजूद होते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? कैबिनेट बोला जाता है। इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों द्वारा सरकार के जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं उसको क्या किया जाता है? वहाँ पे जब उच्च स्तरीय बैठक होता है वहाँ पे लिया जाता है। ओके, प्रधानमंत्री जो होते हैं ये कैबिनेट प्रणाली में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाते हैं। कौन निभाते हैं? तो प्रधानमंत्री निभाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न, हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न है। यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न है कि 1761 में मैसूर का शासक इनमें कौन था? 1761 में मैसूर का शासक जो था इनमें से कौन सा था? तो देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों ये सही हो जाएगा। हैदर अली था। कौन था? तो हैदर अली था जो मैसूर का शासक था। 1761 की बात कर रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। 1761 में मैसूर का शासक हैदर अली था, ठीक है। जब दोस्तों याद रखिएगा, जब द्वितीय आंगल जब मैसूर युद्ध हो रहा था 1780 से लेकर 1784 के बीच, तो उस समय उस युद्ध का जो नेतृत्व कर रहा था
उसका क्या नाम था? उसका नाम था हैदर अली। ओके, समझ में आ गया। हैदर अली का जो जीवन काल है ये 1722 से लेकर 1782 तक रहा है। अब यहाँ पे जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था तो उसी समय हैदर अली की मृत्यु भी हो गई थी, क्योंकि वह हैदर अली जो था वह 1780 से लेकर 1784 के युद्ध को नेतृत्व कर रहा था और उसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। क्लियर? इसके बाद आगे देखते हैं, तत्पश्चात उसका जो पुत्र था, उसका पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान, जो मैसूर का शासक बना। हैदर अली इसके पिता थे और जब इसके पिता की मृत्यु हो गई तो यहाँ का जो शासक बना उसका क्या नाम था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। क्लियर आ गया? समझ में आ गया। द्वितीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध में 1784 में मैंगलोर की संधि हुई। द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है इसमें 1784 में मंगलोर की संधि हुआ। किसका संधि हुआ? मंगलौर की संधि हुआ। इतना कुछ समझ में आ गया? शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 4 नंबर। यहाँ पे जो 4 प्रश्न कर है कि नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बातें जो है एकदम करेक्ट है, सही है। तो देखेंगे गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची टावर के नीचे स्थित होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ये है दोस्तों, ये सही हो रहा है। गर्भगृह हमेशा जो होता है ऊंची टावर के नीचे स्थित होता है। ये जो बातें हैं, कथन है, यहाँ पे ये सही हो रहा है, स्टेटमेंट सही कह रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न में जिक्र किया है नागर या उत्तर भारतीय मंदिर की शैली की जो वास्तुकला है इसके बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ हम लोग समझ लेते हैं, देख लीजिएगा। नागर या उत्तर जो भारतीय मंदिर शैली में जो गर्भगृह है यह हमेशा ऊंची मीनार मतलब टावर जो होता है इसके नीचे स्थित होता है, ठीक है। मंदिर स्थापत्य की शैली का जो विकास है हिमालय से लेकर विंध्य क्षेत्र तक हुआ है और नागर स्थापत्य के मंदिर मुख्यतः नीचे से ऊपर तक आयताकार रूप से निर्मित है, ठीक है। तो ये जो मंदिर का हम आप लोग को कुछ नाम बताते हैं इसे आप लोग को ध्यान में रखना होगा। कंदेरिया महादेव जो मंदिर है ये खजुराहो में हो जाएगा। लिंगराज मंदिर उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा में। और इस शैली के जो है ये प्रमुख मंदिर के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जो सारे मंदिर जो अभी आप लोग देखे हैं ये कहाँ पर मंदिर हैं? तो ये सारे मंदिर जो है उड़ीसा में मंदिर है। कहाँ पे है? तो उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर। ये तो खजुराहो में है, ओके, ये उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है। 5 प्रश्न है कि 1928 में सॉर्ड्स की हत्या का अभियुक्त इनमें से कौन सा था? मतलब सॉर्ड की जो हत्या हुआ था जिसके वजह से 1928 में इसका जो अभियुक्त जो था कौन था जिसकी वजह से हुआ था, बताया गया था उसको, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। भगत सिंह का नाम आता है। किसका नाम आता है दोस्तों? तो भगत सिंह का नाम आता है, ओके। इतना समझ में आ गया। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा रीजन देख लेते हैं। जब 1928 में सॉर्ड की हत्या में भगत सिंह को दोषी बनाया गया था, मतलब इनको दोषी जबरदस्ती बना दिया गया था। ध्यान से देखिएगा, जब साइमन कमीशन 1927 विरोध करते समय पुलिस जो है लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। जब साइमन कमीशन 1927 का विरोध चल रहा था, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो उस समय जो ब्रिटिश पुलिस था वह जो है लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया और उनकी वहीं उसी समय मृत्यु हो गया, ठीक है। उसी का बदला लेने के लिए सॉर्ड्स की हत्या कर दिया गया, 1928 में कर दिया गया था, ठीक है। और जब सॉर्ड्स की हत्या हो गया था, ये अंग्रेज था, ठीक है। सॉर्ड की जब हत्या हुआ तो इसके मामले में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा भी सुनाई गई, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न, हम लोग देखेंगे 6 प्रश्न। यहाँ पे जो 6 प्रश्न है दोस्तों कि किसी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार जिसको RDA के अनुरूप होना चाहिए, RDA का पूरा नाम क्या है? RDA का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे RDA का जो पूरा नाम हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखना होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए जो संतुलित आहार है आरडीए है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसमेंट, इसके रूप में जाना जाता है। आरडीए क्या है? आरडीए जो है एक पोषक तत्व की उपयुक्त मात्रा को जो बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है। कौन सा? आरडीए। कभी कभी आरडीए को रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक भी कहा जाता है, इसे ध्यान में रखना होगा। जो आरडीए है इसको कभी कभी रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक्ट भी कहा जाता है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न, हम लोग यहाँ पे 7 प्रश्न है। 7 प्रश्न है कि महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? तो 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। कब हुई थी दोस्तों ये शुरू? तो 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। ये चीज़ समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग महापाषाणों के बारे में समझ लेते हैं। महापाषाणों को खड़ा करने की जो प्रथा है ये लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। ठीक है, महापाषाण काल को मेगालिथिक काल भी कहा जाता है। महापाषाण काल को मेगालिथिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, और महापाषाण काल जो है इसकी जो संस्कृति को प्रायद्वीपीय भारत के इतिहास का आध्यात्मक चरण भी माना जाता है। किसको? तो जो महापाषाण काल की संस्कृति है। ओके, महापाषाण की जो कब्रों में कई तरह के जो मृद भांडों, विशेषकर काले एवं लाल जो मृद भांड है इसकी शुरुआत हुई है। कहाँ पे? तो महापाषाणी कब्रों में, तो ध्यान में रखना होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न, हम लोग देखेंगे 8 प्रश्न है। 8 यहाँ पे प्रश्न है कि 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन 10 से लेकर 10 तक थी। मतलब जो भारत में पहली रेलवे लाइन चली थी ये 1853 में, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये दोस्तों बम्बे से लेकर ठाणे तक चली थी। कहाँ से लेकर? बम्बे से लेकर ठाणे तक चली थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जो 1853 में भारत में जो पहली रेलवे लाइन चली थी यह मुंबई से लेकर ठाणे तक चली थी। इसकी बीच की दूरी कितना था? 34 किलोमीटर था। 1843 में लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने भारत में रेल चलाने की संभावनाएं तलाश करने की शुरुआत की थी। कौन? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग याद रखिएगा, ये प्रथम नहीं है, ये इसी तरह है लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, और 1845 में कलकत्ता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना किया गया। कहाँ पे? सबसे पहले तो कलकत्ता में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले जो है रेल की शुरुआत किया था, ये चला था ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न है 9। यहाँ पे 9 प्रश्न है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किसी वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है। किसी वर्ष कीमतों का उपयोग किया जाता है, उस वर्ष को क्या कहा जाता है? तो उस वर्ष को क्या कहा जाता है? आधार वर्ष कहा जाता है। उस वर्ष को क्या कहा जाता है? तो उस वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। अब इसको आधार वर्ष के बारे में समझ लेते हैं। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किसी वर्ष की कीमतों का उपयोग जो किया जाता है वह उस वर्ष का क्या होता है? आधार वर्ष कहा जाता है। ठीक है, वह उस वर्ष का आधार वर्ष कहा जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO देश में सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के आधार पर यह वर्ष 2011 से लेकर 2012 तक सिलेक्ट किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न, हम लोग यहाँ पे जो 10 प्रश्न है। 10 जो प्रश्न है कि देवप्रयाग में इनमें से किन नदियों का संगम होता है? देव जो प्रयाग जगह है यहाँ पे कौन कौन सा नदियों का संगम होता है? तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का अलकनंदा जो नदी है इसका संगम होता है। कहाँ पे? तो देवप्रयाग में। ओके, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। अब हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। देवप्रयाग में दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदी का जो ये नदी है यहाँ पे संगम होता है। उत्तराखंड में पंचप्रयाग में से ये उत्तराखंड में पंचप्रयाग में से देवप्रयाग एक है, जहाँ पे इस संगम के आगे एक संयुक्त नदी गंगा भी कहलाती है। धार्मिक दृष्टि से बात करेंगे तो ये जो है एक प्रकार का हिंदू तीर्थ स्थल है। पंचप्रयाग में विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग क्या है? शामिल है। कहाँ पे? पंचप्रयाग में। तो पंचप्रयाग ध्यान में रखना होगा, विष्णु प्रयाग, इसके बाद नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ओके, समझ गए। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 11 प्रश्न।
11 प्रश्न है कि भारत का पहला UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बना है? युवा जलवायु चैंपियन कौन बना है? तो प्राजक्ता कोली। कौन बना है दोस्तों? तो प्राजक्ता कोली बना है। ठीक है, देख लीजिएगा, जो प्राजक्ता कोली है ये भारत के पहले UNDP युवा जलवायु चैंपियन बने हैं। प्राजक्ता जो कोली है ये जलवायु परिवर्तन में दूरगामी लक्ष्य, युवाओं की भागीदारी और अधिक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ये काम करेगी। और इस कंटेंट का निर्माता और अभिनेत्री के रूप में ये प्रसिद्ध है कि कौन? तो जो प्राजक्ता कोली है। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 12 प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार के पौधे में बीज पाया जाता है? इनमें से किस प्रकार के पौधे में बीज पाया जाता है? तो जिम्नोस्पर्म में बीज पाया जाता है। किसमें? तो जिम्नोस्पर्म में। देख लीजिएगा, अनावृति बीजी या विवृत बीजी ऐसे पौधे को कहा जाता है जिनके बीज जो है फूलों में पनपने और फलों में बंद होने की बजाय छोटी छोटी टहनियों और शंकुओं में खुली नग्न अवस्था में होते हैं, जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं। ये दशा देख लीजिएगा, ये दशा जो है आवृत बीजी वनस्पतियों के विपरीत होती है, जिन पर फूल आते हैं, जिनके बीज अक्सर फलों के अंदर होते हैं। जैसे चीड़ का वृक्ष करेंगे जिसको पाइन कहा जाता है, तालिस पत्र हो जाएगा, सनोवर का वृक्ष हो गया, देवदार का वृक्ष हो गया। ये सारे जो वृक्ष हैं अनावृत बीजीय वृक्ष हैं। ये चीज़ समझ में आ गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न, यहाँ पे 13 प्रश्न है। 13 प्रश्न है कि रूस में निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान है रसिया में? तो डी ऑप्शन को सही करेंगे, अस्टेपिच है दोस्तों। कौन सा जो है घास का मैदान है? समशीतोष्ण घास का मैदान अस्टेपिच है। अस्टेपिच देख लीजिएगा, यहाँ पे अस्टेपिच हो जाएगा। इसका विस्तार मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप से है। कहाँ पे? मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप से ये जो है अस्टेपिच जो समशीतोष्ण घास का मैदान है यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो वनस्पतियाँ है घास फूस छोटी झाड़ों के रूप में अधिक और पेड़ों के रूप में कम देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पे कम मिलती है। इन्हें यूरोसिया में अस्टेपिच, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज और द अमेरिका में पंपाज और द अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंस है, इसे ध्यान में जरूर रखना होगा। यूरेशिया में इसको अस्टेपिच कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज कहा जाता है, द अमेरिका में क्या करेंगे? पंपाज बोला जाता है, मतलब क्या कहेंगे? पंपाज। द अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न 14 प्रश्न है कि विज्ञान की आवर्त सारणी में Fe जो है किस रासायनिक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आयरन, Fe का मतलब यहाँ पे आयरन हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, जो आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था होती है, उसी को आवर्त सारणी कहा जाता है। वर्तमान आवर्त सारणी में 118 तत्वों को शामिल किया गया है और विज्ञान की जो आवर्त सारणी में Fe जो है आयरन तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 14 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए थे। कैसा लगा आज की क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।